गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग 10 चैप्टर तक पढ़ लिए। हमने कल आपको पढ़ाया था मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर यह। ठीक, आपने इसको अच्छे से कंप्लीट किया होगा। और आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह जी को पढ़ेंगे। ठीक, और अभी हाल ही में केदारनाथ जी का निधन हुआ था। ठीक, काफ़ी सुर्खियों में भी रहे और शायद 2018 में ही इनका निधन हुआ है। तो इनकी एक रचना है नदी। ठीक, एक छोटी सी रचना है, वो आपके सिलेबस में है और हमें उसी को आज अध्ययन करना है, उसी की व्याख्या हमें पढ़नी है। ठीक, तो देखते हैं। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चले जाएगी कहीं भी। यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं, मतलब मैं प्रसंग बता रहा हूँ आपको कि प्रसंग आप कैसे लिखेंगे। कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गतिशील नदी के स्वभाव का वर्णन किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नदी की गतिशीलता का जो स्वभाव है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक, कैसे, अब उसको देखते हैं। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी। कवि कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि नदी में क्या होता है, नदी में एक या नदी की स्वाभाविक गति होती है, उसमें दिशा होती है। ठीक, तो कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि धीरे चलो, अगर धीरे चलो, कवि कह रहा है कि यदि तुम धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे चलने का मतलब क्या है, उसके साथ साथ चलना। ठीक, यदि तुम नदी के साथ साथ या उस धीरे धीरे चलोगे तो वह तुम्हें छू लेगी। तो नदी तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें छू लेगी, तुम्हें तुम्हारा स्पर्श करती रहेगी। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। कवि कह रहा है कि यदि नदी को भूलकर तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तेजी से जाओगे, तो क्या करेगी, नदी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। कहने का मतलब यह है कि यदि तुम नदी के साथ नहीं चलोगे तो नदी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुमसे दूर चली जाएगी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी। कवि कह रहा है कि यदि क्या करना है, ले लो साथ। कवि कह रहा है कि यदि तुम उसको अपने संपर्क में रखोगे, उसको अपने साथ ले लोगे, तो वह तुम्हारे साथ साथ क्या होगी, चलती रहेगी, मतलब वह चलती चली जाएगी कहीं भी। कहने का मतलब यह है कि तुम जहाँ जाओगे हमेशा सदैव नदी तुम्हारे साथ साथ ही चलती चली जाएगी। ठीक, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, कवि कह रहा है कि यहाँ तक कि यदि तुम कबाड़ी की दुकान पर भी जाओगे तो वह वहाँ पर भी पहुँच जाएगी, वह वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। अब यहाँ कहने का क्या मतलब है, कवि क्या केवल नदी के भाव में ही केवल अकेले नहीं कहा गया है। कहने का मतलब यह है कवि का कि यदि नदी के गुणों को आप अपने क्या करेंगे, मन में, अपने हृदय में उसको बैठाए रहेंगे, उसको हमेशा याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो प्रत्येक जगह पर आपको नदी का आभास होता रहेगा, नदी की गतिशीलता का आभास होता रहेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, कवि कह रहा है कि यहाँ तक कि अगर तुम कबाड़ी की दुकान पर भी जाओ तब भी नदी तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हारे साथ पहुँच जाएगी, वह वहाँ भी पहुँच जाएगी। अब ये कहने का भाव क्या है, यहाँ पर कहने का भाव अर्थात करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अर्थात करके कहने का मतलब क्या है कि जो मूल भाव है वो हमें लिखना होगा। ठीक, तो मूल भाव क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप नदी के जल को कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक,
ये इसका मूल भाव है कि यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी कवि कह रहा है कि यहाँ तक कि अगर कबाड़ी की दुकान पर भी अगर जाओगे तो नदी वहाँ पर भी पहुँच जाएगी। अर्थात ऐसे लिखना है, ठीक, अर्थात तुम जहाँ चाहोगे, जहाँ तक चाहोगे वहाँ तक नदी के जल को अपने साथ ले जा सकते हो, ठीक। छोड़ दो तो कहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि छोड़ दो, कवि कह रहा है कि यदि तुम नदी को छोड़ दोगे या नदी को भुला दोगे तो कहीं अंधेरे में, तो कह रहे हैं कहीं अंधेरे में कहने का क्या मतलब है, मतलब कहने का ये है कि कहीं अंधेरे में मतलब आंख बचाकर, ठीक, आंख बचाकर मतलब छुप कर, चुपके से क्या करेगी, करोड़ों तारों की आग बचाकर, मतलब आसमान के करोड़ों तारों से भी छिपकर वह क्या करेगी, अंधेरे में, मतलब कहीं अंधेरे में वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। कह रहे हैं कि नदी क्या हो जाएगी, एक छोटे से घोंघे में ही अपनी संपूर्ण दुनिया का क्या करेगी, एक समूची मतलब संपूर्ण दुनिया का क्या करेगी, वह चुपके से रच लेगी। रच लेगी मतलब क्या है, निर्माण कर लेगी, ठीक। रच लेगी कहने का तात्पर्य क्या होगा कि निर्माण कर लेगी। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में, ठीक। अब देखिए कवि कह रहा है कि यदि तुम नदी का साथ छोड़ दोगे, ठीक, नदी का साथ छोड़ दोगे तो वह क्या करेगी, आसमान के करोड़ों तारों से भी आंखें बचाकर मतलब छिपकर वहीं अंधेरे में, मतलब अंधेरे में कहीं पर अंधेरे में क्या करेगी, एक छोटे से घोंघे में अपनी संपूर्ण दुनिया का निर्माण कर लेगी। कहने का भाव अब यहाँ पर क्या है, यहाँ अर्थात करके क्या लिखेंगे, अर्थात करके लिखेंगे कि नदी इतनी सक्षम है कि वह अपना मार्ग स्वयं ही बना लेती है, अपना पथ या अपना मार्ग, अपना रास्ता नदी खुद ही स्वयं ही बना लेती है, ठीक। फिर आगे, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। अब देखिए प्रसंग आपका पूरा का पूरा सब वही रहेगा, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है सच्चाई यह है, इसकी चर्चा हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, ठीक। इसको यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब हमारा व्याख्या करने का जो सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सच्चाई यह है, इसका मतलब यही कि सच यही है, ठीक, सच यही है। क्या है कि तुम कहीं भी रहो तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। कवि कह रहा है, अब देखिए तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कवि का कि हमारे कष्ट के दिनों में भी, ठीक, क्या है कि तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी, कह रहे हैं कि हमारे सबसे कठिन दिनों में भी मतलब जब हमारे कष्ट के दिन आते हैं तब भी क्या होता है, प्यार करती है नदी। कह रहे हैं कि नदी तब भी तुम्हें प्यार करती है और क्या करती है, तुम कहीं भी रहो, कहने का मतलब है कवि कह रहा है कि तुम कहीं पर भी रहो हमारे कष्ट के दिनों में भी नदी तुम्हें प्यार करती है। कहने का मतलब यह है कि नदी हमें सब कुछ देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, कवि कह रहा है कि भले ही वह तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं है, मतलब भले ही नहीं है इस घर में, कहने का मतलब यह है कि भले ही नदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं है या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी कवि कह रहा है कि पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। कवि कह रहा है कि यदि तुम उसे ढूंढोगे, तुम अगर उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हारे आसपास ही यहीं कहीं पर वह आपको मिल जाएगी। किसी चटाई, कवि कह रहा है किसी चटाई के नीचे या फूलदान के नीचे,
कभी कह रहा है कि किसी चटाई के नीचे या कभी किसी फूलदान के नीचे क्या होगी, चुपचाप बहती हुई, मतलब चुपचाप बहती हुई तुम्हें दिखाई पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जहां पर भी रहें, चाहे जिस स्थान पर भी रहें, यदि आप नदी के अस्तित्व को क्या करेंगे, याद करेंगे, अगर आप उसके अस्तित्व को अपने दिमाग में बैठाएंगे तो आपको नदी के अस्तित्व का प्रत्येक जगह पर अनुभव होगा। ठीक, आपको प्रत्येक जगह पर नदी के अस्तित्व का अनुभव होगा। और क्या है, सच्चाई यह है, यही सच है। ठीक, मैंने कहा था कि इस लाइन का अर्थ हम सबसे नीचे लेंगे कि यही सच है। ठीक, क्या सच है कि नदी भले ही आपके समक्ष ना हो, भले ही तुम्हारे समक्ष ना हो, भले ही कहीं न दिखाई पड़ रही हो, लेकिन यदि तुम उसे ढूंढोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहीं आसपास ही क्या होगा, चाहे वह चटाई के नीचे हो या फूलदान के नीचे हो, उस नदी के अस्तित्व का आभास होता रहेगा, नदी के अस्तित्व का अनुभव होता रहेगा। यही सच है। ठीक, फिर आगे, कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ पर कान लगा, धीरे धीरे सुनना कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए। ठीक, कवि कह रहा है कि नदी के बारे में क्या करना है, हमें भावात्मक दृष्टि रखना है। ठीक, कैसी भावात्मक, मतलब नदी से अपने आप को जोड़कर देखना है। ठीक, नदी से अपने आप को जोड़कर देखना है, मतलब नदी से हम अपना लगाव लगा के देखना है। वही कवि कह रहा है कि कभी सुनना, कैसे सुनने की बात कर रहा है कि कवि कह रहा है कि भावात्मक दृष्टि से क्या करना है, यदि आप देख सकते हैं किसको, नदी को। ठीक, देख तो नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं भावात्मक रूप से। ठीक, तो कैसे करें कि जब सारा शहर सो जाए। ठीक, कवि कह रहा है कि जब सारा शहर, जब संपूर्ण शहर क्या होता है, रात में सो रहा हो, तब क्या होगा, तुम उसकी आवाज को क्या कर सकते हो, कभी सुनना, तब कभी आप उसकी आवाज को सुन सकते हो। कैसे और क्या हो कि तो किवाड़ों पर कान लगाकर, तो कवि कह रहा है तब रात में क्या करना है, आप किवाड़ों पर, दरवाजे पर आप कान लगाकर ध्यान से भावात्मक रूप से सुनेंगे तो आप नदी की आवाज को सुन सकते हैं। कहने का भाव यह है कि आपको उसके अस्तित्व का आभास होता रहेगा। ठीक, कैसे, धीरे धीरे सुनना कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। ठीक, अब देखिए कवि कह रहा है कि धीरे धीरे सुनना, कह रहे हैं कि कवि कह रहा है कि धीरे धीरे, मतलब जो नदी का मंद स्वर है, जो उसके कल कल करने की आवाज है, ठीक, उसका जो स्वर है उसको क्या करना है, तुम्हें सुनाई देगा, मतलब बहुत मंद स्वर तुम्हें अवश्य ही सुनाई देगा। कब, जब आप रात में, जब संपूर्ण शहर सो रहा हो और घर के भीतर, अपने घर के भीतर ही क्या करना है, दरवाजे पर कान लगाकर, कवि कह रहा है कि जब आप ध्यान लगाकर भावात्मक रूप से अपने मन से उसको क्या करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे सुनना। तो कवि कह रहा है तो धीरे धीरे मंद स्वर में नदी के कल कल की आवाज तुम्हें अवश्य सुनाई पड़ेगी। कहीं आसपास, कवि कह रहा है कि कहीं वह निकट में उपस्थित नदी क्या करेगी, एक एक मादा घड़ियाल की तरह कराह। ठीक, कैसे, एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह, कवि कह रहा है कि एक, मतलब किसी मादा घड़ियाल की कराह के स्वर में, मतलब जिस तरीके से घड़ियाल के कराहने की आवाज आती है, जैसे किसी घड़ियाल को क्या है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो जिस तरीके से उसके कराहने की आवाज आती है, तो उसी स्वर में क्या करेगी, सुनाई देगी नदी। तो उसी स्वर में आपको नदी की आवाजें सुनाई देगी। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कवि का यहाँ पर कि एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। ठीक, कहने का मतलब यह है, कवि कह रहा है
कि यदि नदी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, ठीक, यदि नदी से आपका लगाव है तो नदी का अस्तित्व, ठीक, क्या होगा, नदी के अस्तित्व का आभास तुम्हें होता रहेगा। ठीक, तो ये आपका क्या है मूल भाव। 3 स्टेप में मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर मूल भाव किस किस अर्थ में आएगा उसको ही आपको ज्यादा टारगेट करना है। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको काव्य सौंदर्य बताऊं तो काव्य सौंदर्य केवल एक ही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल सीधी सीधी भाषा में चीजें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर भाषा केवल और केवल आपको खड़ी बोली मिलेगी। ठीक, यहाँ पर केवल और केवल भाषा खड़ी बोली मिलेगी। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा कौन सा, अशोक वाजपेयी जी का है युवा जंगल। युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक, फिर उसके बाद श्याम नारायण पांडे जी, फिर आपका काव्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अनिवार्य संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक, और आप लोग व्याख्या अच्छे से कंप्लीट करते रहें। जिन भी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो गया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, या जिसका नहीं भी कंप्लीट हुआ है वह कहाँ तक कंप्लीट किया है, हमें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, हमें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस बच्चे का कितना वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, पढ़ाने का तरीका भी चेंज किया जाता है। ठीक, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ें और अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताई जाएं। ठीक, अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हैं तो गति को इसी तरीके से रखा जाए, तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि जिस बच्चे का वर्क कंप्लीट हो गया है वह जरूर से जरूर बताएगा। ठीक, या कितना कंप्लीट हुआ है, कितने चैप्टर बचे हैं, ये भी बताएंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अशोक वाजपेयी जी के साथ।